Hello everyone. Today we will discuss about dissolution of firm topic. What is the meaning of dissolution? Dissolution को सिंपल वे में अपने ये कह सकते हैं बेटा कि फर्म बंद हो गई। फर्म बंद हो गई मतलब जो बिजनेस था वो बंद हो गया और जो रिलेशनशिप बना हुआ था पार्टनर के बीच वो एंड हो गया। देखिए बेटा डिसोल्यूशन का मीनिंग। Dissolution of partnership means change in relationship among the partners, but firm continues. Dissolution of partnership में firm continue रहती है। जैसे आपने रिटायरमेंट टॉपिक किया, आपने एडमिशन टॉपिक किया, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया, इसमें फर्म कंटिन्यू रहती है, एक पार्टनर आता है या जाता है। ऑन अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स business of the firm is discontinued, that is closed and firm is wound up, मतलब बिजनेस क्लोज हो गया, फर्म बंद हो गई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म। In such an event, all assets of the firm are sold and liabilities are paid. जब आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा बेटा तो आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं उनको सेल करना पड़ता है और जितनी भी फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं उनको पेमेंट कर दो क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो गया है। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस है। Dissolution of firm means closure of the firm and end of business और रिलेशनशिप बीच में एंड हो जाता है पार्टनर के बीच। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। इसमें फर्म कंटिन्यू रहती है बट रिलेशनशिप चेंज हो जाता है क्योंकि कोई पार्टनर एक आता है या एक पार्टनर चला जाता है। कोर्ट इंटरवेंशन। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में या तो वॉलेंट्री या फिर बेटा कोर्ट के ऑर्डर से बिजनेस का एंड हो सकता है। कई बार कोर्ट अनसेटिस्फाई होती है बेटा आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट ऑलवेज वॉलेंट्री। थर्ड इकोनॉमिक रिलेशन एंड हो जाता है बेटा, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रिलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं। देखिए बेटा कुछ बेटा इसमें डिसोल्यूशन के टाइप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मोड्स और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन कौन कौन से हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, ऑन हैपनिंग और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको रीड करने हैं बेटा। अगर आप चाहो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी डिसोल्यूशन कर सकते हो। कई बार कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो सकता है बिकॉज व्हेन ऑल द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट या एक को छोड़कर बाकी इंसॉल्वेंट हो जाए। बाय नोटिस देखकर भी बेटा आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ऑन हैपनिंग कई बार हैपनिंग हो जाती है, जैसे किसी की डेथ हो गई है पार्टनर की, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं अब बिजनेस कंटिन्यू करते। और फिफ्थ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कई बार कोर्ट भी इंटरवेंशन कर देती है। कुछ कोर्ट भी ये डिसीजन लेती है कि आप बिजनेस को अकॉर्डिंगली नहीं चला रहे या आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, या अगर आप कुछ कोर्ट ने बोला कुछ बातें उसको आप फॉलो नहीं करते तो कोर्ट आपको डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर दे सकती है। यहाँ से देखिए बेटा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 सेक्शन कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है पेमेंट कैसे करें। ध्यान रखना पहले पेमेंट आप थर्ड पार्टीज़ को करोगे। थर्ड पार्टी मतलब बाहर का किसी आदमी से आपने पैसा लिया हुआ है। सेकेंडली आप पेमेंट करोगे पार्टनर लोन को। आफ्टर देन आप पेमेंट करोगे पार्टनर कैपिटल को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पेमेंट आ गई है, 3 पार्टनर है ए बी और सी, और एक आपने पेमेंट ली हुई है बैंक से लोन भी लिया हुआ है। अगर आपको पूछा जाए
कि आप किसको पेमेंट करोगे सबसे पहले, ए, बी या सी को, तो आपने कहना है हम बैंक लोन को पेमेंट करेंगे पहले थर्ड पार्टीज़ को, लास्ट में पार्टनर कैपिटल की पेमेंट होती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल बात करें बेटा, फॉर एग्जांपल दो पर्सन है बेटा, एक ए है और एक बी है बेटा। ए और बी, ए ने 10,000 कैपिटल लगाई, बी ने भी 10,000 कैपिटल लगाई, बट बी ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है 10,000 का, बी ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है 10,000 का। तो ए कहता पहले अपनी कैपिटल की पेमेंट हो और फिर लोन की पेमेंट हो, जबकि बी कहता नहीं पहले मेरे लोन की पेमेंट करो फिर कैपिटल की पेमेंट होगी। तो बताओ दोनों में से कौन करेक्ट है? तो आपने कहना सर बी करेक्ट है, क्योंकि एज पर सेक्शन 48 कहता है पहले पार्टनर लोन को पेमेंट करो बाद में कैपिटल को। एक पॉइंट और देखिए बेटा सेम ऐसे ही, फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी है। ए की कैपिटल 10,000, बी की कैपिटल 10,000, ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 10,000 और सॉरी बी ने लोन दिया हुआ 10,000, बट ए की वाइफ ने भी लोन दिया हुआ है, ये ए की वाइफ है, इसने भी लोन दिया हुआ है 10,000 का। तो बी कहता पहले मेरे लोन की पेमेंट करो, ए कहता नहीं पहले मेरी वाइफ के लोन की पेमेंट करो। ध्यान रखना पार्टनर की वाइफ का लोन जो है ना वो आउटसाइडर माना जाता है, थर्ड पार्टी लोन माना जाता है। तो आपको अब पूछा गया क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों में से कौन करेक्ट है, तो आपने कहना है सर ए करेक्ट है। एज पर सेक्शन 48 पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर लोन की पेमेंट होगी और उसके बाद पार्टनर कैपिटल की पेमेंट होगी। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन है सिंपल। अब देखो अकाउंट कौन से मेंटेन होते हैं, इस चैप्टर में अकाउंट मेंटेन होंगे ये वाले, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन और कैश या बैंक। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। देखिए बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, यस बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और अपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं क्यों है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब आपकी फर्म ही बंद हो गई तो आप क्या करोगे, अपनी एसेट्स को बेचोगे, बट ये तो चेक करोगे ना कि एसेट्स को बेचने से कितने का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब ये तो है नहीं कि आज अपने फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर कितने का था 50,000 का, कितने में बेचा 45 में, तो 5,000 का लॉस हो गया, फटाफट एंट्री बनाओ। दोबारा फिर कहो अगली बिल्डिंग बेचते हैं, बिल्डिंग कितने की थी, कितने में बेची, प्रॉफिट कितना हो गया, बांटने की एंट्री। स्टॉक कितने का था, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट लॉस हो गया। ऐसे करते करते तो बेटा आप बहुत सारी एंट्री बना दोगे। तो फर्म क्या करती है, फर्म कहती है आप पहले अपनी एसेट सारी चेक कर लो कितने की थी, सारी एसेट्स जो बेचनी है आपने। कैश कभी नहीं बेचा जाता, बैंक नहीं बेचा जाता, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, इनको छोड़कर जितनी भी एसेट्स है जो बेचनी है वो देख लो और अब आप चेक करो कि उसे कितने में बेचा। तो फर्म क्या करती है, सबसे पहले बेटा जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्लोज करती है और टू में ट्रांसफर कर देती है, टू सन्ड्री एसेट्स। यहां पर ट्रांसफर हो जाती है सन्ड्री एसेट्स जितनी भी है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में गिवन है, जितनी भी एसेट्स है टू में ट्रांसफर हो जाती है। ध्यान रखना कैश या बैंक ट्रांसफर नहीं होता, एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक या पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल या एक्यूमुलेटेड लॉस को छोड़कर बाकी सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, स्टॉक, बीआर, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम भी, यहाँ तक कि गुडविल भी ट्रांसफर कर देना। इस चैप्टर में गुडविल का बेटा कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, गुडविल को भी यहीं पर ट्रांसफर कर दो, क्लोज कर दो।
और जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी है वो बाय में ट्रांसफर कर दो, बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज। पार्टनर का लोन ट्रांसफर मत करना, सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, वो ट्रांसफर कर देना। इनको छोड़कर पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, एक बात याद रखना बेटा, जितने भी एसेट्स टू में ट्रांसफर की है इससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो बाय में ट्रांसफर हो जाता है, क्लोज हो जाता है बाय में। या एक IFF है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी बाय में क्लोज हो जाता है। पार्टनर कैपिटल में नहीं बेचना, आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए एसेट्स टू में ट्रांसफर कर दिया आपने, लायबिलिटी बाय में। इसके अलावा किसी भी तरह का प्रोविजन हो, रिजर्व हो, IFR स्पेशल रिजर्व, वो भी बाय में क्लोज हो जाता है। फर्क सबसे पहले अपनी एसेट्स देखती है कितने की थी, लायबिलिटीज देखती है कितने की थी। अब बाद में ये चेक करती है, दो बातें चेक करती है, कितने की थी, कितने में बेचा, कितने की लायबिलिटी थी, कितनी पेमेंट की। यहाँ पर तो चेक कर लिया एसेट्स कितने की थी और लायबिलिटी कितने की थी। फिर हम चेक करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा कि एसेट्स को कितने में बेचा। अगर एसेट्स को सेल कर दिया आपने तो बाय बैंक लिखना, एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स को सोल्ड कर दिया तो आप बाय में लिखना, बाय बैंक। अगर ये एसेट्स पार्टनर रख लेता है तो आप लिखना बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, अगर एसेट्स से पैसा मिलता है तो बाय बैंक, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर तो बाय पार्टनर। इसी तरह ये लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो इधर लिखते हैं टू बैंक, लायबिलिटी पेड हो। और अगर लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने की तो टू पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। वो क्वेश्चन अपने आप बोलेगा बेटा, ये एग्रीड वैल्यू है जितने में पेमेंट की होगी, यहां पर भी एग्रीड वैल्यू है जितने में एसेट्स रखने को वो तैयार हो गया। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्म ये चेक करती है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स कितने की थी जो बेचनी है, टू एसेट्स। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं एसेट्स ट्रांसफर करने की तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एसेट्स, और एसेट्स को कितने में बेचा, बाय बैंक। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। इफ एसेट्स टेकन बाय पार्टनर तो बाय पार्टनर कैपिटल, इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। एसेट्स कितने की थी उसे कितने में बेचा, एसेट्स कितने की थी उसे कितने में बेचा। रिपीट, एसेट्स कितने की थी बुक वैल्यू, कितने में बेचा, और एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। एसेट्स ट्रांसफर की एंट्री रियलाइजेशन दिया टू एसेट्स, सेल करने की एंट्री बैंक दिया टू रियलाइजेशन। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल दिया टू रियलाइजेशन। अगर आपकी एसेट्स कोई क्रेडिटर ले जाता है, मतलब एसेट्स आपने लायबिलिटीज को दे दी तो आपस में कट हो गए, नो एंट्री, क्योंकि फर्म के पास ना पैसा आया ना गया। इफ एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, सॉरी, इफ एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर देन नो एंट्री, देन नो एंट्री। इसके बाद आगे की बात सुनो बेटा, लायबिलिटीज कितने की थी, आउटसाइडर लायबिलिटी,
बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आउटसाइड लायबिलिटी कितने की थी, उसकी कितनी पेमेंट की, टू बैंक। अगर लायबिलिटीज की पेमेंट पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर। लायबिलिटी कितने की थी, उसकी पेमेंट टू बैंक। अगर पेमेंट पार्टनर करेगा तो बाय पार्टनर। इसीलिए लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री होगी आउटसाइड लायबिलिटी दिया टू रियलाइजेशन। इसकी पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक। और इफ लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर देन रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा अगर फर्म किसी भी तरह की रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस कर देती है, एक्सपेंस डेबिट में ही आएगी। फर्म पे करती है, फर्म का खर्चा ये फर्म पे करती है तो टू बैंक लिखती है। इफ एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर तो टू पार्टनर कैपिटल। इफ एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, इफ एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर तो टू पार्टनर कैपिटल। क्योंकि पार्टनर को देने होंगे ना, अगर कोई भी खर्चा पार्टनर पे कर देता है तो फर्म की तो लायबिलिटी होगी कि उसको देना पड़ेगा। फर्म क्या करती है, उसकी कैपिटल बढ़ा देती है। इसलिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर कैपिटल। और अगर फर्म अपने खर्चे पे करती है तो रियलाइजेशन दिया टू बैंक। इस तरह से बेटा पॉइंट हो गया। लास्ट बात, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स है जिसको पहले दिखाया नहीं था और उसको भी सेल कर दिया तो बाय बैंक के लिखना, चाहे रिकॉर्ड एसेट्स चाहे अनरिकॉर्ड। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज है, आपको लगे कि उसकी पेमेंट नहीं की तो करनी पड़ेगी बेटा लायबिलिटी की पेमेंट, तो टू बैंक लिखना पड़ेगा। लायबिलिटीज की पेमेंट के बारे में चाहे लिखा हो चाहे नहीं, आपको पेमेंट उसकी पूरी करनी पड़ेगी। लास्ट में हम टोटल लगाएंगे, टोटल लगाएंगे तो टू प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना ओल्ड पार्टनर में, लॉस आएगा तो लॉस ट्रांसफर कर देना ओल्ड पार्टनर में। अब बेटा पेपर में कई बार क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्या करते हैं, तो आपने कहना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट रियलाइजेशन से क्लोज हो जाता है। एंट्री पीवीडी दिया टू रियलाइजेशन। आईएफआर का क्या करते हैं, आईएफआर भी रियलाइजेशन से क्लोज हो जाता है, आईएफआर दिया टू रियलाइजेशन। और थर्ड गुडविल का क्या करते हो, तो आपने कहना है गुडविल भी सिंपल एसेट्स मानकर क्लोज कर देते हैं अगर गुडविल अपीयर है बैलेंस शीट में तो एंट्री रियलाइजेशन दिया टू गुडविल। इस तरह से बेटा आपको रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बता दिया। आप इससे रिलेटेड एंट्रीज अपने आप बनाकर देखिए बेटा जो अभी बताई थी। नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलूंगा मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। ओके बेटा, बाय बेटा।